अच्छा जी, हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिकली पावर, एनर्जी और वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाई आर वी स्टडिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर या पावर आउटपुट। मतलब कि हमारा सब्जेक्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, राइट। तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर का क्या ताल्लुक, उसमें पावर का क्या ताल्लुक, क्या वर्क आउटपुट का इसके साथ कोई रिलेशन है। इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली वो एक्सरसाइज प्लान्स बनाते हैं, सिंपलेस्ट वर्ड्स में। तो जब वो एक्सरसाइज प्लान बनाएंगे और लेट्स से कोई आपका क्लाइंट है और उसका जो मेन गोल है वो वेट लॉस है, ठीक है। तो वेट लॉस के लिए आपको उनको ऐसी एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेंगी जिनके साथ उनका वेट लूज हो। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किस एक्सरसाइज में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है या आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज कर रही है, तो फायदा क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं दो एक्सरसाइजेस का, तो आप लोग गेस करें किसमें कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता होगा। एक है स्पोर्ट्स बॉक्सिंग का और दूसरा है वॉक का, मतलब कि सिंपल रनिंग या वॉकिंग। अब आप मुझे बताएं या अंदाजा स्पोर्ट लगाएं, बॉक्सिंग। इनमें से किसमें एनर्जी ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, किसके अंदर। मैम वॉकिंग में, मैं बॉक्सिंग रनिंग में। ज्यादा। वॉकिंग, रनिंग और कोई। ठीक है, बॉक्सिंग की बात करें, बेसिकली बॉक्सिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि बॉक्सिंग के अंदर पूरी बॉडी के मसल्स यूज हो रहे होते हैं, तो इसलिए उसका। तो अगर आपको एक्सरसाइजेस से रिलेटेड उनके एनर्जी एक्सपेंडिचर का पता होगा तो ही आप किसी का एक्सरसाइज प्लान बना सकेंगे, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करें, ठीक है। तो इसके लिए आगे बेसिकली हमारे पास दो पावर यूनिट्स हैं। एक मेट्रिक सिस्टम होता है और एक सिस्टम इंटरनेशनल होता है। आप लोगों को पता होगा मेट्रिक सिस्टम क्या है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजरमेंट का। इसमें मास, लेंथ और वॉल्यूम, बेसिकली इसमें वो वाली चीजें आती हैं जैसे एक्सप्रेसेस। हम फॉर एग्जांपल ठहरो, ये एग्जांपल दी हुई जिस तरह मेगा के यस, लिए 10 जिसको पावर, उसके ऊपर उसकी पावर है, किलो की पावर है, सेंटी की पावर, मतलब कि मेट्रिक सिस्टम के अंदर हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर बाकी सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए किलोग्राम्स है, डिस्टेंस के लिए मीटर है। फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। न्यूटन होता है, ठीक है। और पावर का क्या है, वॉट। पावर का वॉट है। और वॉट। वर्क, वर्क का क्या है, मैम जूल। जाउल्स, ठीक है। जोल। जूल। ये दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, किलोग्राम्स, न्यूटन, जाउल्स और वॉट। ये आप लोगों को पता ही है, पहले तो हम आगे इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इनका जिक्र आएगा बार बार, ठीक है। सबसे पहले वर्क आता है। वर्क की क्या डेफिनेशन है, सामने लिखी हुई है, बच्चों को भी बताए तो। फोर्स मैम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स When एंड force is डिस्टेंस, applied, it covers some distance. डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लास को म्यूट कर दें और चैट में ही आंसर्स लिखें या ऐसे ठीक है, ऑन रहने दो। मैम ऐसे ही ठीक है। मैम ऐसे मैम ठीक है। ऐसे ही ठीक है। ऐसे ठीक है। चलें ऐसे। ये देर लग जाती। किस में देर लग जाती है, लिखने में। मैम म्यूट कर दें। यस मैम, टाइपिंग में लेट हो जाती। म्यूट। मैम वैसे आप म्यूट कर दें सबको। मैं म्यूट करने के पीछे एक ही वजह होगी कि अगर आप लोगों की पीछे से आवाजें आ रही तो फिर आप या तो खुद ही म्यूट कर लें अपने आप को और टाइप कर दें क्वेश्चन। यस मैम, जिसने आंसर बोलना होगा वो तब बोले, अभी सब म्यूट कर लें। हाँ, आप लोग इस चीज को खुद ही कंट्रोल करें ना, फिर मैं जबरदस्ती म्यूट नहीं करती आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, तो वर्क का फॉर्मूला है, हम सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। न्यूटन का। न्यूटन। और न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर। 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 तो वर्क का अगर जाउल्स है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। Yes, यस मैम। ठीक है। अब इसके यस एक मैम। एग्जांपल है, अपने अपने सेलफोन आप लोगों के पास ही, कैलकुलेटर खोल लें जरा सब, ओके मैम। ठीक है। अभी छोटी सी कैलकुलेशंस करते जाएंगे। वैसे तो ये मेरा नहीं ख्याल एग्जाम में आने वाली चीज़ है, मुझे पेपर बनाते वक्त याद भी नहीं रहता, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है कोई ना कोई आपके, और नहीं तो क्विज में या मिड में आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास जी, 10 kg का इंडिविजुअल है, ठीक है, या वेट है, और उसको उठाया गया है, डिस्टेंस उसका 2 मीटर्स का। अब जो फोर्स है वो हमने न्यूटन्स में लानी है, जबकि हमारे पास फोर्स इस वक्त किलोग्राम्स में। तो
तो हम इस केजी को न्यूटन्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे? केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.79 से। 1 kg इज इक्वल टू 9.79 न्यूटन्स। मल्टीप्लाई करें 9.79 को 10 से, क्या आंसर निकलता है? 97.9. हाँ, सिंपलेस्ट, 97.9 पॉइंट आगे मूव कर 97.9. जाएगा। ठीक है, पॉइंट आगे मूव कर जाएगा तो 97.9 न्यूटन्स। अब हमने जब वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ। फोर्स निकली है 97.9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो निकालें क्या वैल्यू आ रही, क्या यही है जो सामने लिखी है? 195. Yes, M ma'am. 195. 0.8 0.8 भी है साथ, ठीक है ना? तो 195.8 जाउल्स में हमारे पास निकल आया। तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, जो कि हमने बात ऑलरेडी पहले कर ली है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क के कुछ यूनिट्स हैं, कुछ एक्सपेंडेड यूनिट्स हैं। जाउल्स भी होता है, किलो कैलोरीज में भी होता है, किलोग्राम्स में भी होता है, और किलोग्राम मीटर में भी होता है। ठीक है, उसके बाद एक जगह पे किलो पाउंड भी आता है, वो भी वेट के लिए कैलकुलेट होता है, तो उसकी खैर है। आप लोग जाउल्स यूज करें, हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है बस अभी हम वो यूज करेंगे। मैम ये जो सारी वैल्यूज हैं ये स्टैंडर्ड है, तो ये क्विज वगैरह के लिए याद रखें कि ये गिवन होती है पेपर में? कौन सी वाली? ये जो मैम टेबल ये में? जो 1 किलोग्राम जी, जिस तरह 1 kg इज इक्वल्स टू 9.79 न्यूटन आपने कहा, हाँ, तो ये वैल्यूज अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये गिवन होंगी मिड में या क्विज में, या हम इसको बेटा मेमोराइज कर लें? सिर्फ एक वैल्यू आपने याद करनी है 9.79 की, बस, कि किलोग्राम्स को कैसे करना है। बाकी ये जो टेबल के अंदर बाकी वैल्यूज हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखें कि 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 9.79 न्यूटन्स। ओके। चलो, अच्छा, आगे हम मूव करते हैं पावर पे। पावर कैसे होगी? वर्क ओवर टाइम। वर्क है जाउल्स और टाइम है हमारे पास सेकंड्स में। तो 1 वॉट इज इक्वल टू, वी कैन से, जाउल्स पर सेकंड। कह सकते हैं कि नहीं? yes ma'am Yes, ma'am. चल, एग्जाम्पल है हमारे पास 20,000 जाउल्स ऑफ वर्क इन 60 सेकेंड्स। पावर कैसे निकालेंगे? Work divided by time. 20,000 divided by 60. Divided by time. करें डिवाइड करें, क्या आ रहा है आपके पास? Ma'am, 333.3. हाँ, मेरे पास भी यही आ रहा है। बाकियों ने कैलकुलेट किया है किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Same here. सेम वैल्यू आ रही है? Yes, ma'am. yes Same ma'am आया है. ये 333 ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास पावर के यूनिट्स कौन से हैं? वॉट है और एक हॉर्स पावर है। वॉट छोटा यूनिट है, हॉर्स पावर थोड़ा ज्यादा बड़ा यूनिट है। ठीक है, हॉर्स पावर यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनकी पावर के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड पावर। अब हमने एक्सरसाइज में अगर किसी की पावर मेजर करनी है, किसी एक्सरसाइज की या किसी एक्सरसाइज की वर्क मेजर करना है, तो जो इस मेजरमेंट को या इस साइंस को हम कहते हैं एर्गोमेट्री। ठीक है, एर्गोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ द वर्क आउटपुट। और एर्गोमीटर क्या है? वो मशीन या वो इक्विपमेंट जिसके जरिए हम एर्गोमेट्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वर्क आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट के साइंस को या इस तरीके को हम कहेंगे एर्गोमेट्री है। और एर्गोमेट्री में जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एर्गोमीटर्स है। अब हमारे पास 4 बेसिक स्टैंडर्ड एर्गोमीटर्स आते हैं। बेंच स्टेप एर्गोमीटर, साइक्लिक एर्गोमीटर, यहाँ पे ये बेंच स्टेप है। किसी ने बेंच स्टेप कभी यूज किया है? क्या होता है, कैसे चल करते हैं इसका यूज? मैम, इस पे स्टेपिंग करते हैं, किसी Simple एक stepping। स्टेप ऊपर रखते हैं फिर उसको उतार लेते हैं। ये बिल्कुल, होते हैं जैसे step। अक्सर अगर ये बेंच स्टेप ना भी हो तो जैसे स्टेयर्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, सीढ़ी चढ़ जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, तो बेसिकली एक स्टेप है, उस स्टेप के ऊपर एक्सरसाइज की जाती है। दूसरा जो एर्गोमीटर है हमारे पास, ये साइकिल एर्गोमीटर है। स्टेशनरी साइकिल होती है, कुछ लोगों के घरों में भी होगी, ये देखी भी होगी आप लोगों ने। उसके बाद है ट्रेडमिल जी और मैम. आर्म एर्गोमीटर। आर्म एर्गोमीटर देखा कभी आप लोगों ने? no नो ma'am मैम। No, ma'am. आर्म मैम ये एर्गोमीटर नहीं देखा? एग्जाम यूजुअली लैब्स वगैरह में होता है, इतना ज़्यादा आम यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, लेकिन आप लोगों ने अगर कभी फिजियोथेरेपी यूनिट, इवन के जिम में भी जो व्हील लगा होता है वो देखा है, शोल्डर के लिए जब यूज़ करते हैं व्हील,
फ्रोजन शोल्डर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। दीवार के साथ व्हील लगा हुआ होता है, उस Yes, व्हील मैम, को देखा पकड़ के बस उसको घुमाते हैं। ये भी उसी तरह का एक व्हील है, आर्म के जैसे साइकिल एर्गोमीटर है ना, वो लेग्स के लिए या लोअर लिम्स के लिए ज्यादा यूज होता है ये वाला। इसी तरह अगर ये व्हील ऊपर की तरफ लगा हुआ और आप इसको आर्म्स के जरिए मूव कर रहे हैं तो ये आर्म एर्गोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों एर्गोमीटर्स हमारे पास वर्क आउटपुट मेजर करने के लिए ही यूज होते हैं। अब आगे ये पढ़ने की जरूरत है कि ये हम इसको यूज कैसे करते हैं, हम वर्क आउटपुट कैसे मेजर कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल है बेंच स्टेप में। बेंच स्टेप में एक्सरसाइज आपको नजर आ रही है कि कैसे की जाती है। आप स्टेप के ऊपर चढ़ते हैं और स्टेप से नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, अपने अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखें। एग्जाम्पल है कि जी ये जो इंडिविजुअल, ठीक है, बेंच स्टेप पे एक्सरसाइज कर रहा है, इसका जो अपना वेट है वो 70 kg है। मुझे बताएं क्या हम वेट को, अब हमने वर्क मेजर करना है ना, तो वर्क के लिए हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करेंगे। तो क्या ये फोर्स हम 70 ही यूज करेंगे? नो नो मैम, मैम, पहले इसको न्यूटन न्यूटन में में कन्वर्ट करेंगे। करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मैम मल्टीप्लाई करेंगे? 9.79 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करेंगे। 9.79। यस, हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.79 से। करें आप लोग। मैम 685.3। मैम ठीक हो 685.3 आ रहा है इसका। ठीक हो गया, फोर्स इसका मतलब निकल आई। अब हमें डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे, आप लोग बताएं, कोई अंदाजा लगाएगा डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम? ये जो स्टेप मैम ये स्टेप मैम जो स्टेपिंग का जो डिस्टेंस है उतरने चढ़ने का। नहीं, वो डिस्टेंस कहाँ से? ग्राउंड से ग्राउंड से। ग्राउंड से ग्राउंड से। हाइट ग्राउंड से से वो ग्राउंड से ऊपर स्टेप की तक। तरफ। वेरी गुड, ठीक है। ग्राउंड से लेकर जो डिस्टेंस आपके पास है स्टेप का, वो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। कितना लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? 0.5 0.5 मीटर मीटर पर स्क्वायर पर स्टेप। ठीक है, एक स्टेप का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो मुझे बताएं क्या उसने पूरी एक्सरसाइज में एक ही स्टेप लिया है? नो मैम, नो मैम, वो ईच की बात हो रही। हाँ, एक स्टेप की बात हो रही है ना। टोटल स्टेप्स कहाँ है? ये जो डाटा आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल से पहले, 30 स्टेप्स है। 30 स्टेप है। टोटल एक्सरसाइज में 30 स्टेप्स हैं। मैम पर 30 है। आगे कुछ लिखा हुआ है 30 स्टेप्स, आगे कुछ लिखा हुआ है पर मिनट। ठीक है ना, 30 स्टेप्स किए हैं उसने 1 मिनट में। और टोटल एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट 10 मिनट्स। अब हमने डिस्टेंस निकालना है पूरे 10 मिनट का। कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे 30 स्टेप्स का। 1 मिनट में उसने कितने स्टेप्स किए हैं? कैसे निकालेंगे? 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, तो हमारे पास 30 के साथ ठीक है 1 मिनट के स्टेप्स पर निकल मिनट आएंगे। आ जाएगा। यस, और उसके बाद उसको टोटल टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 10 के पूरे, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, पूरे 10 मिनट का मल्टीप्लाई करें 0.5 अपने अपने कैलकुलेटर्स पे। मैम 15 आया मैम और 15 पॉइंट आया है। 150 देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 5 हो गया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 150 150। तो आपके पास 150 150 क्या निकला है? 150 टोटल Distance, एक्सरसाइज का जो डिस्टेंस था ना वो निकला है आपके पास। ठीक है, तो अब वर्क कैसे निकलेगा? मैम अब हम डिस्टेंस Force को multiply मल्टीप्लाई by कर देंगे फोर्स से। करें मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150 को मल्टीप्लाई करें फोर्स के साथ, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? मैम 102795 मैम 102 मैम 10279.27। 795। बाकियों की, बाकी अवाम की भी यही आ रही है वैल्यू? जी मैम। टोटल यस 67। मैम यही आ रही है। 67 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, लेकिन आवाज मुझे 4-5 की आ रही है यार। चैट में लिख दो अगर मैम बोलना यही नहीं आ है रहा है। तो। मैम यही यही आ है रही है? 10279। यस यस मैम मैम। यही आंसर आ रहा है। चलो चलो ठीक है। पावर निकालनी है अब इसी एग्जांपल में, कैसे निकालेंगे? मैम पावर में से वर्क को पहले माइनस करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टाइम पे। माइनस क्या करेंगे? माइनस वर्क नहीं, माइनस क्यों करेंगे? पावर कैसे निकलती है? पावर का क्या फॉर्मूला है? मैम W वर्क डिवाइड बाय टाइम। से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय टाइम। एक मिनट है, जाओ एक मिनट। मुझे माइनस का किसने कहा था भला? सिर्फ वो बोले ताकि मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। माइनस तो नहीं है, इक्वल नहीं है क्या? कोई बात नहीं ना, जिसने माइनस कह दिया कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम डिस्कस कर लेते ना क्या मसला था। माइनस वाले बच्चे कौन था? मैंने देखा ही नहीं कौन था।
मैम वो बस पावर के आगे जो इक्वलिटी का साइन है ना वो माइनस लग रहा है, वो मेरा ख्याल है इसलिए कह रही है वो। यस मैम, वो माइनस लग रहा है। अच्छा चलो छोड़, जो भी था वो डिवीजन का साइन है वैसे, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है, वर्क ओवर टाइम। वर्क आपके पास निकला है 102795, इसको डिवाइड कर दें टाइम से। टाइम आपके पास किस में है, मिनट्स में है ना, इसको मिनट से ही इसको यस मैम 10 से ही करेंगे डिवाइड। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे इसको सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बताएं। मैम 10 into 60 10 हाँ। into 60 10 into 60 मैम क्या मल्टीप्लाई बना? करेंगे। क्या बना 10 into 60? 600। 600 में करें डिवाइड 10279 डिवाइडेड बाय 600। मैम 171.325 325 वेरी गुड, ठीक है यस 171.3। मैम 17 अच्छा, अब जब आपने पावर बताई है मुझे, तो क्या इसके साथ कोई यूनिट लगाना जरूरी नहीं होता, या ऐसे ही मैम बताते हैं? यस मैम यस मैम वॉट पावर का यूनिट वॉट्स है। वॉट्स में आप ये कहेंगे 171.32 वॉट्स। ठीक है, वॉट। ठीक हो गया। ये तो इजी से न्यूमेरिकल थे ना, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था। नो मैम नो मैम चलो, आगे चलते हैं। ठीक है, साइकिल एर्गोमीटर का आ जाता है। अब साइकिल एर्गोमीटर में आप कैसे करते हैं, स्टेशनरी साइकिल होती है, वेट आपका सपोर्टेड होता है, तो इंडिविजुअल का वेट तो इसमें कंसीडर करेंगे ही नहीं। जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उस एक्सरसाइज कर रहा है ना, ये जो जिसके अगेंस्ट वो पेडल करता है, यहाँ पे बेल्ट लगी हुई होती है ना इसमें, तो उस बेल्ट की एक रेजिस्टेंस होती है जो कि डाल दी जाती है, मतलब कि उसमें जैसे ट्रेडमिल पे भी जब आप करते हैं तो बेल्ट की रेजिस्टेंस आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आप उसकी रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 1.75 kg, उसको अगर न्यूटन्स में कन्वर्ट करें तो 14.7 न्यूटन्स की रेजिस्टेंस है। 6 meters पर रेवोल्यूशन। व्हाट इज रेवोल्यूशन? मैम जो एक साइकिल कंप्लीट साइकिल कंप्लीट मैम वन साइकिल तो कंप्लीट होता है 1 मिनट में। एक, हाँ, उन्होंने कहा कि एक साइकिल का कितना डिस्टेंस बताया उन्होंने? 6 meters 6 meters। और एक मिनट में कितने साइकिल लिखे हैं? 60 ठीक है, आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, ताकि आप एक मिनट का डिस्टेंस ले सके। ठीक है, अब टोटल एक्सरसाइज का ड्यूरेशन क्या है? 10 10 मिनट minutes 10 मिनट्स का। जो वैल्यू आएगी आपकी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर आप 10 के साथ, ताकि आप 10 मिनट का डिस्टेंस निकाल सके। निकाले, मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकाल के बताएं कितना। मैम 3600 मैम 3600 ठीक है, 3600 और आपके पास फोर्स भी निकल आई, तो अब आप वर्क कैसे निकालेंगे? मैम करें, मैम ये 3600 किस तरह आया, एक दफा बताएं दोबारा। मैं बताती हूँ, इसको देखो। मल्टीप्लाई मैं बताती हूँ बेटा, सब्र करो। ये बेटा एक्सरसाइज है ना, इसमें बेल्ट लगी हुई होती है स्टेशनरी साइकिल के अंदर। ठीक है, जब ये इंडिविजुअल इसके पैडलिंग करेगा ना, तो उस बेल्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस की ऑप्शन होती है, जो कि आप ज्यादा भी कर सकते हैं और आप कम भी कर सकते हैं। लेट्स से इस एग्जांपल में वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1.75 kg है, उसको न्यूटन्स के साथ मल्टीप्लाई करें 9.79, तो आपके पास आपकी वो आ गई, फोर्स आ गई। रेजिस्टेंस आपका डिस्टेंस कैसे निकला? जब एक रेवोल्यूशन पूरी होगी ना, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ आने पर इसको हम कहेंगे 1 रेवोल्यूशन। बेटा मेरी आवाज किसकी एको कर रही है? आवाज बंद कर दो जगह पे ऑन किया हुआ लेक्चर। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा ना, उसका जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है 6 मीटर का है, एक रेवोल्यूशन का, मतलब कि एक दफा घुमाने पे 6 मीटर है। तो उसने एक मिनट में कितनी दफा घुमाया है? 60 टाइम्स, 60 रेवोल्यूशंस पूरी की हैं उसने एक मिनट के अंदर। आप ऐसे कह सकते हैं उसने एक सेकंड के अंदर एक रेवोल्यूशन की है, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं ना, 60 सेकंड्स होते हैं एक मिनट में। पर मिनट में 60 रेवोल्यूशंस हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो एक्सरसाइज का है वो 10 मिनट्स का है। तो आपके पास टोटल 10 मिनट्स का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आप 1 रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट की रेवोल्यूशन के साथ, और 1 मिनट की रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिनट की रेवोल्यूशन के साथ, ताकि आपके पास पूरे 10 मिनट की रेवोल्यूशन या उसका डिस्टेंस आ जाए। कुछ समझ आया? यस मैम। नहीं, कोमल ने पूछा था ना क्वेश्चन पहले। कोमल बेटा आपको समझ आया? मैम बस आ ही गया, बस आ गया है। मैं फिर कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं ये जो पहले आपने यानी 6 मीटर एक रेवोल्यूशन में, फिर Yes. 60 रेवोल्यूशन 1 मिनट में,
हाँ तो मुझे अभी भी चलिए आप आगे पढ़ा दें, ये मैं खुद करके देख लूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी। चलो ठीक है, इसको देख लेना है। अभी आगे एक और एग्जांपल आने वाली है, उसमें तुमने ज्यादा मिक्स हो जाना। चलो एक दफा हाँ अभी इसको ज़हन में रखो कि इस तरह टाइम ड्यूरेशन निकलता है या इस तरह डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। उसको बाद में जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। वर्क निकाल लिया आप लोगों ने, कितना निकला था? यस मैम, यही आया आंसर। 52 मैम यही आ रहा है 52 920। यस ठीक है, मैम, अब यही इसी आया। पावर निकालनी है तो कैसे 920 निकालेंगे? मैम टाइम से मैम डिवाइड डिवाइड कर देंगे टाइम divided से। by टाइम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद। पहले 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने ठीक है, के तो लिए। 600 सेकंड्स हो जाएंगे आपके पास। यस मैम। यस यस मैम। 52920 इस बार को को डिवाइड डिवाइड करें 600 से। 88.2 वॉट। 88.2। 88.2 watt. चलो निकल आई पावर सबकी। यस मैम। यस मैम। मैम। अब ट्रेडमिल पे आ जाते हैं। अब इससे पहले जो था ना, ये थोड़ा इजी था, मतलब कि साइकिल एर्गोमीटर पे कैसे, आम एर्गोमीटर और साइकिल एर्गोमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से निकलेंगी। बेंच स्टेप का भी हमें समझ आ गया कि कैसे निकलना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है ट्रेडमिल के साथ। उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर एर्गोमीटर का मैयर करने के लिए हमें एक बात पहले पता होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, क्या ये ट्रेडमिल बिल्कुल सीधे तरीके से पड़ी है, ऐसे पड़ी होती है ट्रेडमिल हर जगह? नो मैम, इंक्लाइन हुई है। इंक्लाइन हुई हुई है। आप लोगों को Yeah. पता होगा इंक्लाइन क्यों होती है? मैम रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्या करवाने के लिए? मैम वर्कआउट जब करते हैं तो मैम incline फोर्स ज्यादा करनी पड़ती है। वर्कआउट ज्यादा होगा। ज्यादा। फोर्स। एक एक करके बोलें ताकि मैम मुझे फोर्स सबकी ज्यादा आवाज़ ताकि आए। लगे उस पर्सन पे। यस मैम। मैम बॉडी की फोर्स ज्यादा लगे, वर्कआउट ज्यादा क्यों हो। ज्यादा लगती है इसमें? है तो उतनी। मैम क्लाइंब करना पड़ता है एक तरह का। यस, क्योंकि आप मैम एक तरह से अगेंस्ट ग्रेविटी भी वर्क करना पड़ता है। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स Yes, ज्यादा हो ma'am. जाती है बिल्कुल। हाइट से। इसकी ज्यादा भी कर सकते हैं उधर ठीक है, क्लाइंबिंग आप एक तरह से अप द हिल क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है ना। यस या जी। चल अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा सारे, इस बात को, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडमिल जब हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई होती है ना, तो वर्क उस पे हो रहा होता है लेकिन वो मेजरेबल वर्क नहीं होता। आप उसको उसका डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते आप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रनिंग का वर्क एक सेट फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि हॉरिजॉन्टल रनिंग में आप वर्क नहीं मेजर कर सकते। वर्क आप सिर्फ तब मेजर कर सकते हैं जब आप इंक्लाइनेशन में मूव कर रहे हैं, या तो आप हिल पे जा रहे हैं, या आप किसी स्लोप पे चढ़ रहे हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं तो इंक्लाइनेशन के साथ कर रहे हैं। अब वो जो इंक्लाइनेशन होती है ना, ये जो ऊपर की तरफ हुई हुई है आगे से, इसको कहते हैं परसेंट ग्रेड या परसेंट ग्रेड राइज। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, 10% grade means 10 meter vertical rise for 100 meters of belt travel। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो परसेंट ग्रेड जब भी कहीं लिखा होगा ना, इसका मतलब होगा कि इसका जमीन से डिस्टेंस है कुछ 10% ये ऊपर गया। अब वो ये हमारे पास परसेंट में आई है वैल्यूज, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। मुझे बताएं इस एग्जांपल में इंडिविजुअल का वेट कितना है जो ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा है? 60 kg। 60 kg। क्या हम 60 kg यूज करेंगे? क्या हम 60 kg यूज करेंगे? नो मैम, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई 9.79 से मल्टीप्लाई करें। 9.79 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। आप अगर 60 को मल्टीप्लाई करें 9.79 से तो आपके पास ये वैल्यू निकलती है, ठीक है, फोर्स तो आ गई। अब हमें ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिविजुअल था ये 200 मीटर्स पर मिनट पे जा रहा था। एक मिनट में उसने 200 मीटर कवर किए हैं, मतलब कि 200 मीटर्स ये बेल्ट ट्रेवल की है। एक बेल्ट जो है वो इतने ड्यूरेशन में 10 मिनट में, और 7.5% ग्रेड था। 7.5% ग्रेड का क्या मतलब हुआ? मैम उसका डिस्टेंस इतना डिस्टेंस है। ठीक, उसकी जो जमीन से डिस्टेंस था ना वो 7.5% था, ठीक है। अब ये जो परसेंट था, इसको अगर हमने सीधे उसमें लिखना हो, 7.5% को अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। यस मैम। अच्छा नो मैम, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे मैम। डिवाइड करेंगे Divided by 7.5 को 100 से डिवाइड हो जाएगा।
7.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या निकलती वैल्यू? 0.075. 0.075 यस 0.075। ठीक है, तो 75. आपके पास परसेंट ग्रेड निकला 0.075। उसको ये आपकी एक उसकी है, सिर्फ 1 मीटर के ट्रैवल की है जो आपके पास 0.075 निकला है डिस्टेंस। ठीक है ना, अब आपने उसको, क्योंकि आपकी बेल्ट 200 मीटर पर मिनट में ट्रैवल की है, तो आप उसको 200 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 10 मिनट का था, तो आप इसको फर्दर 10 मिनट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 मीटर्स आपका क्या निकलेगा? डिस्टेंस मैम मैम डिस्टेंस ये निकलेगा। 200 वाला समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ बेटा, यहाँ ना एग्जाम्पल में जो वैल्यूज दी हुई ना न्यूमेरिकल की वैल्यू में उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल की स्पीड थी ना वो 200 मीटर पर मिनट थी। उसने एक जी मिनट मैम। में 200 मीटर कवर किए हैं। किसने कवर किए हैं? इंडिविजुअल तो वही ट्रेडमिल पे भाग रहा है ना, जमीन तो उसके नीचे वही है। या तो वो उसकी जमीन ना होती और वो डिस्टेंस कवर करके जाता तो हमें पता लगता कि उसने 1 मिनट में कितना किया है। बेसिकली उसकी ये जो बेल्ट लगी होती है ट्रेडमिल के ऊपर, इसने 1 मिनट में 200 मीटर्स ट्रेवल किया है बेसिकली। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम. मैं दोबारा बताती हूँ। ट्रेडमिल की जो बेल्ट है एर्गोमीटर की, इसने 1 मिनट में 200 मीटर्स को ट्रेवल किया है। तो टोटल कितने ड्यूरेशन की एक्सरसाइज है? 10 मिनट्स की। 10 मैम मिनट्स 10 की। मिनट्स। मैम 10 10 मिनट्स मिनट्स तो अगर 1 मिनट में ओके, तो उसने फिर 200 मीटर किया है, तो 10 मिनट में कितना किया होगा? 150 मीटर। 2000। मैम 2000. बिल्कुल। मैम अब इस 2000 को हम 2000। मल्टीप्लाई करेंगे उसके वर्टिकल परसेंट ग्रेड के साथ, जो कि हमारे पास निकला था ओके मैम 0.075। 075। यस मैम आ ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस की क्या वैल्यू आती है? 150 मीटर। 150 मीटर। 150 अब आपके पास मीटर भी आ गया और आपके पास फोर्स भी आ गई। अब वर्क निकालें। मैम 88 मैम 88,110। पावर निकालें। जाउल। पावर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 600 मैम 10 मिनट और 600। यस, निकालें क्या निकलता है? 146.85। मैम 146.8। 146.9 वॉट। मैम सबकी वैल्यू सेम आ रही है 146. या किसी की डिफरेंट आ रही है? यस मैम। नो मैम सेम आ रही है। चलो आगे मूव करें। मैम इतनी आ रही है। ठीक हो, ये समझ आ गया कि नहीं आया? यस मैम जी आ मैम आ गया. गए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो थोड़े से कॉन्सेप्ट वाली थी, वो हमारी गुजर गई है। अब हम बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। बेटा मेरी आवाज़ कहीं पे इको हो रही है, आप में दोनों में से किसी एक चीज़ का आवाज़ या तो बंद कर दो अगर दो जगह पे ऑन किया हुआ है। इको हो रही है कहीं पे बहुत ज़्यादा। एनर्जी एक्सपेंडिचर मैयर कैसे की जाती है? कैलोरीमेट्री एक साइंस है जिसको किया जाता है। बेसिकली कैलोरीज अगर मैयर करनी हो तो उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीज क्यों मैयर करते हैं? एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, वो कैलोरीज की फॉर्म में अगर आप मैयर करें तो उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री के दो प्रोसीजर्स हैं, या डायरेक्ट कैलोरीमेट्री होती है या फिर इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होती है। डायरेक्ट कैसे होती है? हमें मेटाबॉलिज्म पता है कि सिंपल सेल का मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। जो आप खाना खाते हैं उसकी ऑक्सीडाइजेशन होती है, और उसकी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से एटीपी प्रोड्यूस होती है और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो एटीपी है ये एनर्जी है जो कि आपके सेल्स यूटिलाइज करते हैं सेलुलर प्रोसेस के लिए, और हर सेलुलर प्रोसेस के एंड पे दोबारा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लग जाता है कि जी इतने जाउल्स ऑफ एनर्जी इस काम को करने में लगे। काम क्या था? फूड की ऑक्सीडेशन थी। ये जिस भी एक्सरसाइज के दौरान आपकी फूड स्टफ की ऑक्सीडाइजेशन हुई है, उसकी जितने अंदर उसके अंदर एनर्जी लगी है या जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ है, वो मैयर किया जाता है कैसे? अगर हीट को आप मैयर कर लें। तो अगर आप डायरेक्ट हीट को मैयर करें, उसके लिए क्या करना है? एक इंडिविजुअल, एक चेंबर सा होता है, ठीक है, स्टील का चेंबर है, इंसुलेटिंग चेंबर है, यहाँ से बाहर नहीं आती हीट। मतलब कि अगर इंसान उसके अंदर बैठा है और उसके अंदर एक्सेस, अच्छा खासा बड़ा चेंबर होगा ये, उसके अंदर वो होगा, अगर यहाँ पे इसके अंदर वो एक्सरसाइज करता है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी। उसकी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो इस चेंबर में से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि इस चेंबर के अंदर वाटर के पाइप्स लगे हुए होते हैं। मतलब कि वाटर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है इसके चारों तरफ। वो हीट जो इसकी बॉडी में से निकली है वो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा
और इस चेम्बर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रखा होता है, नहीं तो उसका सांस वैसे दम घुट जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो इसने एक्सरसाइज की, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, लेकिन जो उसकी बॉडी में से प्रोड्यूसिंग हीट है वो क्या होगी, उसके सराउंडिंग चेम्बर के अंदर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम वाटर का टेम्परेचर चेक करेंगे ना, टेम्परेचर मेजरमेंट ऐसे, वाटर का जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि रेस्टिंग टेम्परेचर उसका कितना था और एक्सरसाइज करने के बाद कितना टेम्परेचर है। तो आप उसके अंदर से जो बेसिकली कैलोरीज हैं या जो हीट है उसको मेजर कर सकेंगे कि इस काम के दौरान इतनी एनर्जी लगी है। और फॉर एग्जांपल अगर उसने रनिंग की है इस चेम्बर के अंदर, तो उसके अंदर उसकी 7000 कैलोरीज जो थी वो बर्न हुई हैं और वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हुई है हीट। जबकि अगर उसने सिंपल वॉक की है तो उसकी 5000 कैलोरीज बर्न हुई हैं और वो वाटर के अंदर यूज। तो आप मुझे बताएं कि वाटर का टेम्परेचर मेजर किया है, एक की वैल्यू 7000 थी, एक की वैल्यू 5000 थी, तो किसके अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है? मैम मैम 7000 7000 वाली 7000 रनिंग की है। जिसने रनिंग। ठीक है, ये थी डायरेक्ट कैलोरीमीटर। डायरेक्ट को अगर आप कैलोरीज को मेजर करें। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। इनडायरेक्ट कैसे होता है कि आप बेसिकली जो ऑक्सीजन उसने यूटिलाइज किया है ना ऑक्सीडेशन करने के लिए, आप उसको मेजर कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एज एन एस्टिमेट ऑफ द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि हम अगर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है वो ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसका मतलब उसके अंदर प्रोसेस उतना ही ज्यादा हो रहा है। उसको कैसे मेजर करते हैं? एक ऑपरेटर्स होता है इस तरह का, इसको क्या कहते हैं, देखा कभी आपने ऐसा, या इसकी पिक्चर कहीं देखी है पहले? नो मैम। नो मैम। नो मैम। इसको स्पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी छोटा सा इक्विपमेंट होगा, अक्सर हो सकता है घर में किसी ने किसी पेशेंट ने यूज किया, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए देते हैं उनको, वो बॉल्स ही होती हैं 3, उसमें ट्यूब्स में लगी हुई होती हैं और उसके साथ पाइप लगा हुआ होता है, और वो जो पाइप होता है उससे इनहेल एक्सहेल करते हैं तो वो बॉल्स ऊपर या नीचे की तरफ जाती हैं। देखा कभी इस तरह का कुछ? यस मैम, देखा हुआ है। यस मैम, वो देखा हुआ है। वो भी स्पायरोमीटर होता है, लेकिन वो एक बड़ा पोर्टेबल सा छोटा सा स्पायरोमीटर होता है। ये जो स्पायरोमीटर यहाँ बना हुआ है ये एक बड़ा है, और ये इस तरह का भी होता है, यूजुअली इस तरह का होता है, इसके साथ मॉनिटर्स वगैरह अटैच्ड होते हैं। इंडिविजुअल को क्या करेंगे, उसको नोज क्लिप्स लगा देते हैं। ठीक है, नोज क्लिप लगा दिया ताकि वो नाक से ना सांस ले सके, सिर्फ मुंह से सांस ले। वो इसी में से इनहेल करता है और इसी में से एक्सहेल करता है, वैल्यूज कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं। हम एक्सहेल एयर को माइनस कर देते हैं इनहेल से, मतलब कि अगर उसने 10 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर ली है और उसमें से 5 मिलीलीटर्स है जो कि एक्सहेल हुई है, तो एक्सहेल को माइनस कर देंगे तो बाकी 10 किधर गई? वो वायर तो नहीं आई, मैम वो यूज हो गया एज वो एनर्जी। आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर ली। किस काम के लिए? आपकी लंग्स में चली जाती है ना ऑक्सीजन, लंग्स से कहाँ यस जाती है? मैम ये पॉइंट एक बार फिर रिपीट करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बेटा, अभी तो एंड पे पहुंचे ही नहीं थे। मैंने कहा था कि स्पायरोमीटर में होता है बेसिकली, हम उसको नोज क्लिप्स पहना देते हैं ताकि वो नाक से सांस ना ले सके, और वो एक पाइप सा होता है स्पायरोमीटर के साथ अटैच, वो इसी से इनहेल करता है और इसी से एक्सहेल करता है। लेट्स से ये जो इंडिविजुअल है इसने 15 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेल की थी, आपको इतना पता लग गया कि कितनी ऑक्सीजन वो अंदर लेके गया था, 15 मिलीलीटर्स। लेकिन जो एक्सहेल की वैल्यू आई है वो 5 मिलीलीटर्स आई है, बाकी 10 मिलीलीटर्स कहाँ गए? फिर मैम वो यूटिलाइज हो गई होगी ऑक्सीडेशन में। वो पहले कहाँ जाती है? आपके लंग्स में, ठीक है, आपने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। लंग्स के बाद आपके एल्विलाई के साथ जो कैपिलरीज होती हैं या जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड के थ्रू वो उन टिश्यूज के पास जाती है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है लंबा। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ, हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के मिलीलीटर्स भी डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जी इतनी कैलोरी यूज हुई है या इतने मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज की है, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा था। जाहिर सी बात है ना, जिस काम में ज्यादा एनर्जी लगेगी उसके लिए उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा तो इसका मतलब उसने एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज की है और एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर कहते हैं। हमने डायरेक्ट कैलोरीज मेजर नहीं की, हमने स्पायरोमीट्री के थ्रू ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन निकली है, फिर वो डिफ्यूज हुई है कहीं जाके और उसके सेलुलर प्रोसेस में क्या काम किया है वो बिल्कुल एंड की बात है। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाली पॉइंट ये है
कि एनर्जी एक्सपेंडिचर को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, या डायरेक्ट कैलोरीमीटर होता है या इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर होता है। अब मुझे बताएं स्पायरोमीटर किस में यूज होता है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा आपने क्या मैम फिर क्वेश्चन करना मोस्टली था? हम कौन सी यूज करते हैं, डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला? क्योंकि डायरेक्ट वाला ज्यादा इजी है। क्या यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, आप ये पूछ रहे हो? कौन सा मेथड मोस्टली यूज होता है? बेटा ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। ये जो चेम्बर है ना, ये देखने में तो बड़ा इजी है या डायरेक्ट है, ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। मैम यस मैम, ये स्पायरोमीटर ज्यादा अवेलेबल होगा मेरे। स्पायरोमीटर ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि इतना बड़ा सारा ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। पता नहीं हमारी लैब्स यहाँ पे होती भी हैं कि नहीं, मैंने कोई नहीं देखी ये इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर एक्चुअली होती भी, लेकिन आपके बुक्स कहती है होती होगी, हो सकता है पाकिस्तान में ना होती हो, बाहर होती हो। एक्सक्यूज मी मैम, इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसकी आती है? डायरेक्ट की, चेम्बर वाले की। ओके यस मैम, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट से पता हाँ लग जी। कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता और उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, कोई इंडिविजुअल मतलब कि कोई चेम्बर में नहीं रह सकता, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट और बड़े से एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं ना उसको कैरी आउट करने के लिए। यस मैम। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को मैयर तो हमने देख लिया, क्या कह रहे हैं मैयर कर लें, लेकिन उसके अंदर भी बड़े मसले हैं। अगर हम इसको एस्टिमेट लगा लें, हम एनर्जी एक्सपेंडिचर का सिर्फ एस्टिमेट लगा लें, तो उसके लिए भी कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर एक यूनिट है हमारे पास मेट्स। इसका कैसे होता है, 1 मेट्स इज इक्वल टू एनर्जी कॉस्ट एट रेस्ट और रेस्टिंग VO2, या फिर इन अदर वर्ड्स 1 मेट बेसिकली एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट है ये। और 1 मेट्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी सिर्फ वैल्यू MCQ उसके लिए याद करने की जरूरत है कि 3.5 मिलीलीटर्स पर kg पर मिनट। मतलब कि एनर्जी एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करने का एक ये तरीका भी है, हम इस यूनिट में भी इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज एफिशिएंसी का। अब आप में से कोई मुझे बताए, हम एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? हम एक्सरसाइज एफिशिएंसी ने सिंपल एफिशिएंसी की बात करें। मैम कमी, एक्यूरेसी। मैम कितनी ये मैम कितना फूड का इंटेक होता है उसके मुताबिक वर्कआउट करना। How accurately a work is done. ठीक है, आमना बेटा आप क्या कह रहे थे? आमना खालिद ने नहीं बोला था, ये कौन बोल रहा था उस पहले, सबसे पहले? ठीक है, हम ये भी कह देते हैं, हम अक्सर किसी के बारे में कहते हैं, हम अपने क्लास फेलो उसके बारे में नहीं कमेंट पास करते, बहुत एफिशिएंट है भाई, ये तो एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, कहते हैं मैम? यस मैम। कह देते हैं। किसके बारे में कहते हैं वैसे? मैम सबके बारे में। तो मैम ओवर एफिशिएंट है उसको। है भी आपके क्लास में ओवर एफिशिएंट? बहुत लोग होंगे आई एम श्योर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो कह रहे हो वो खुद ही हो। मुझे तो मैं ही लगती हूँ। देखा, मैं कह रही हूँ ना, कोई अक्सर होगा जब बंदा खुद किसी को कह रहा होता है तो वो खुद होता है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक काम को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक एक्सरसाइज कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है कि उसमें कम से कम एनर्जी लगे। मैम हम परफेक्शन भी कह सकते हैं, परफेक्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लेकिन एक्सरसाइज में इसकी जो लिटरल डेफिनेशन है या जो उसकी ट्रांसलेशन है वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें कम ड्यूरेशन में और कम एनर्जी के साथ, तो उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी वो एक्सरसाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने एक एक्सरसाइज की है, आप दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों ने सेम एक्सरसाइज की है, एक ने 7000 जाउल्स ऑफ एनर्जी यूज की है या वर्क आउटपुट लगा है उसका, और एक की 5000 लगी है। मुझे बताएं दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन था? मैम 5000 वाला 7000 वाला क्यों? मैम क्योंकि उसने कम एनर्जी कम सेम टाइम में कम एनर्जी। मैम उसका काम एक्यूरेट था तो इसलिए एनर्जी कम यूज हुई। यस, उसने मैम एफिशिएंसी की वो डेफिनेशन है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ली जाए। हाँ बिल्कुल, यही डेफिनेशन जो आप लोगों ने बहुत दफा पहले पढ़ी हुई है कि मिनिमम इनपुट किस फॉर्म में? आपकी एनर्जी की फॉर्म।
कि आपने एक्सरसाइज में मिनिमम इनपुट लिया है या बॉडी के कम से कम फ्यूल यूज किया है और ज्यादा आउटपुट दिया है, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है या ज्यादा ड्यूरेशन की एक्सरसाइज किया आपने, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है आपकी। इसी तरह ये जो हम ह्यूमन एफिशिएंसीज की बात करते हैं, कोई भी ह्यूमन 100% एफिशिएंट नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं। इसी तरह अगर ह्यूमन एफिशिएंट नहीं है तो जो मशीन्स ह्यूमन मेड हैं वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती। उसमें हम एक एग्जांपल एर्गोमीटर ले लेते हैं, जो साइकिल एर्गोमीटर है आपका, उसकी एक एग्जांपल है कि वो सिर्फ 15% से लेकर 27% तक एफिशिएंट होता है, मतलब कि नॉट इवन नियर 50%। वो 15 से 15% से लेकर 27% के दरमियान में इसकी एफिशिएंसी होती है, इससे ज्यादा तो ये एफिशिएंसी भी नहीं होता। और ये एफिशिएंसी डिक्रीज करती जाती है विद द इंक्रीजिंग वर्क रेट, वो चाहे मशीन हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों में। आप फॉर एग्जांपल आप अपनी एक एग्जांपल ले लें, अगर आप सुबह से काम कर रहे हैं और शाम को आप थके हुए ऑलरेडी, और शाम को आपका वर्क डबल कर दिया जाए सुबह से, तो क्या जो शाम को किया जाने वाला वर्क होगा आप उसको बड़े एफिशिएंट तरीके से कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाती है जितना ज्यादा आप वर्क रेट इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल उसकी दी हुई है कि ये एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना एनर्जी ज्यादा लग रही है, और जितना ज्यादा वर्क रेट इंक्रीज करते जाएं उतनी एनर्जी ज्यादा लग रही है। ये कर्वी लीनियर ग्राफ है। अगर लीनियर होता तो क्या होता? तो मैम यहाँ पे इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। डायरेक्टली होता, ठीक है। लीनियर होता तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता और बिल्कुल सीधा यहाँ तक जाता, उसका मतलब होता कि जितना वर्क उतनी एनर्जी। जबकि ये क्लोज टू लीनियर है, लेकिन कर्वी लीनियर इसको कहा जा रहा है, बिल्कुल लीनियर नहीं है। तो इसमें बेसिकली एक्सप्लेन वही बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आप वर्क रेट बढ़ाते जाएं उतना ज्यादा आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता जाएगा तो एफिशिएंसी को क्या होगा? कम होती जाएगी मैम, कम होती जाएगी एफिशिएंसी। ठीक हो गया, ठीक है। मुझे बताएं इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में मैम एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। किसके साथ? वर्क रेट किस तरफ इंक्रीज कर रहा है? वर्क रेट किस तरफ इंक्रीज कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आप वर्क रेट इंक्रीज करते जाएं आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि वर्क रेट अगर ज्यादा कर दें तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, अगर आप स्पीड को चेंज कर दें तो भी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। कैसे? उसके एक एग्जांपल यहाँ पे इस ग्राफ में देते हैं कि आप ये देखो, इस वैल्यू के ऊपर ये एफिशिएंसी है और ये वर्क रेट, ये स्पीड ऑफ मूवमेंट है आपकी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, ऐसे? यस मैम। ठीक है, इसलिए एक रेंज है, वो कहते हैं 60 से लेकर 80 तक। 60 से लेकर 80 की अगर स्पीड होगी ना तो आपका, या इतना वर्क रेट होगा तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। अगर आप स्पीड 80 से ज्यादा इंक्रीज कर दें, मतलब कि अगर आप स्पीड अपनी एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा कर दें तो भी आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर आप स्पीड बहुत कम कर दें तो भी आपकी एक्सरसाइज की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है मैं बताती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा स्पीड के साथ करें तो एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपके मसल्स अननेसेसरी काम करेंगे, सारे मसल्स यूटिलाइज करेंगे, जबकि आपके सिर्फ लो लिम्स के मसल के काम करने की जरूरत थी। ज्यादा स्पीड पे आपने काम की, सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो गई, इसका मतलब आपकी इनपुट ज्यादा हो गई और आपकी आउटपुट कम हो गई, कम हो जाएगी। ठीक है। तो एफिशिएंसी को क्या हुआ मैम? डिक्रीज कम हो जाएगी। अब आप में से कोई मुझे रीजन दे कि कम स्पीड करने से एफिशिएंसी क्यों कम हो जाती है? मैम क्योंकि मसल बहुत ज्यादा रिलैक्स आता है, वो अपनी मैम इनपुट बहुत ज्यादा हो जाता है आउटपुट से। कम स्पीड करने से मसल्स को ना मूवमेंट करने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी उनको बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है ना, इसलिए। वेरी गुड। जब स्पीड कम होगी तो कंट्रोल ज्यादा चाहिए होगा। नासिक ने बेसिकली एग्जैक्टली उसको पुट कर दिया है जो बुक में का। बुक पढ़ी है या खुद ही से तुक्का लगाया? ये मैम काइनी में पढ़ा है। मैम पहले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, पहले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो फिर मैं इतनी मेहनत मुफ्त में करी जा रही है, मुझे बता दो कि ये सब कुछ पढ़ा हुआ पहले आप लोगों ने, मैं उसको रिपीट करी जा रही हूं। मैम क्या आंसर दिया मैंने? सुना नहीं।
मैं बता देती हूँ बेटा, जब आप कम स्पीड पे, बहुत कम स्पीड पे आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और जब वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो उनकी इनपुट इंक्रीज कर जाएगी और आउटपुट तो आपकी उतनी स्टैंडर्ड है। तो जितनी इनपुट ले रहे थे अगर उतनी आउटपुट नहीं आ रही, तो ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है तो आपकी एक्सरसाइज की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसको मैम कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे था, एक था वर्क रेट इंक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ मूवमेंट को अगर आप चेंज कर दें, मतलब कि अगर ऑप्टिमम स्पीड आप ना रखें तो भी आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है मसल फाइबर टाइप, हायर एफिशिएंसी इन मसल्स विद ग्रेटर परसेंटेज ऑफ स्लो फाइबर्स। मुझे बताएं, स्लो फाइबर्स के अलावा भी कोई टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं? फास्ट फाइबर्स। ठीक हो गया। फास्ट फाइबर्स क्या करते हैं और स्लो फाइबर्स क्या करते हैं? मैम जो स्लो फाइबर्स हैं स्लो फाइबर जो है वो ज्यादा देर तक वर्क कर सकते हैं, और जो फास्ट फाइबर्स हैं वो होते हैं और कर जाते हैं। मैम स्लो फाइबर्स का एक्शन स्लो होता है लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए होता है, जबकि फास्ट फाइबर का एक्शन फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन से हुए इन दोनों में से? स्लो फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं हमारे पास, या हमें ज्यादा देर तक फायदा दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रनिंग इकोनॉमी का। रनिंग इकोनॉमी बेसिकली यही है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल रनिंग कर रहे हैं और हम एनर्जी एक्सपेंडिचर मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम वर्क नहीं मेजर कर सके थे, तो हम उसकी इकोनॉमी जरूर मेजर कर सकते हैं। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन कॉस्ट ऑफ रनिंग एट द गिवन स्पीड। जैसे एफिशिएंसी है ना, वैसे ही इकोनॉमी है, लेकिन जैसे हमारी एफिशिएंसी है वैसे ही इकोनॉमी है, लेकिन ये रनिंग की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, रनिंग इकोनॉमी है सिर्फ, और किसी चीज की इकोनॉमी नहीं। तो इकोनॉमी भी क्या चीज है, वो ये है कि कितने आपने मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज किए हैं फॉर एनी स्पीड ऑफ रनिंग। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जी जेंडर डिफरेंस एज सच कोई नहीं होता। अगर आप स्लोअर स्पीड पे रनिंग कर रहे हैं तो मेल और फीमेल्स के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप रेस पेस का मतलब अगर आप बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो उसमें मेल्स की इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मैं दोबारा बताती हूँ, अगर आप फास्ट पेस पे रनिंग कर रहे हैं या बहुत स्पीड में रनिंग कर रहे हैं तो मेल्स की रनिंग इकोनॉमी इज बेटर देन फीमेल्स। कोई मुझे इसका आंसर दे, इसका मतलब क्या है? मैम इसमें ये है कि अगर मेल और फीमेल एक ही स्पीड पर लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड पे काम कर रहे हैं ना, रन कर रहे हैं, तो उसमें जो मेल्स की रनिंग इकोनॉमी होगी ना वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्या मतलब क्या है? मैम उसमें ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। मैम माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए होगी उनको, मसल स्ट्रांग होंगे ना उनके, बस मसल्स मेल्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। मान लिया, सारा कुछ मान लिया। मुझे ऑक्सीजन के मिलीलीटर्स की ऑक्सीजन कॉस्ट के उसमें बता दो कि ऑक्सीजन कॉस्ट किसकी ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मेल्स में ज्यादा होगी फिर। तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज करते हैं मेल्स, इसका मतलब ये है? कम यूज करेंगे मेल्स, कम कंपेयर टू फीमेल। मेल्स में बी मोर इकोनॉमिकल देन फीमेल। इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग पे मेल्स कम ऑक्सीजन के मिलीलीटर्स यूज करेंगे और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कम इनपुट यूज करेंगे और ज्यादा आउटपुट देंगे। इसका मतलब सिंपल यही है। मैम एफिशिएंट होंगे, मतलब बहुत इनकी एफिशिएंसी ज्यादा। सिंपल वही बात है, एफिशिएंसी वाली बात है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ रनिंग की, हॉरिजॉन्टल रनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई परेशानी इसमें?